हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पुराने मुगल प्रांत और हैदराबाद की कहानी। हैदराबाद की क्या सच्चाई है, हैदराबाद में इतने मुस्लिम लोग कैसे आए, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस वीडियो में हम इस दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों मुगल प्रांत की। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर रख दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम बात करते हैं पुराने मुगल प्रांत की। पुराने मुगल प्रांतों में जिन अपराधी उत्तराधिकारी राज्यों का उद्गम हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। कौन कौन सा 3 राज्य था? ये बहुत प्रमुख राज्य था। पहला था अवध, उसके बाद था बंगाल, उसके बाद हैदराबाद। ये तीनों राज्यों में ना मुस्लिमों का यानी कि मुगलों का एकदम खूब राज चलता था। मुगल बोले तो मुसलमानों का जो राज था। इसमें ये तीनों तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के स्थापक सदात खान, देखिए सदात खान है, और इसके राजा स्थापना कौन किया था? मतलब ये मुगल किया था। तो ये सदात खान था अवध, और मुर्शिद कुलीद खान बंगाल, देख रहे हैं, ये सभी अपना राज जमाया हुआ था। और आफस जा या कि हैदराबाद में ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल दरबार होता था जो बाहर के जो हुआ करते थे, जो अपने देश पर राज किए, शासन किए मुगलों ने, और उसके अधीन ये सभी जो खान सब आपको दिखाई दे रहे हैं, उस्ताद खान, मुर्शिद कुली खान और यहाँ पे आसफद खान, ये सभी उसके अधिकारी हुआ करते थे। किसके? मुगल के। मुगल बादशाहों ने उन पर भरोसा और विश्वास था। किस पर? मुगल बादशाहों को, जो मुगल थे ये तीनों पर, ये जो तीनों जो थे ना, जो राज्य पर अपना अपना अधिकार जमा लिए, इस पर मुगलों का विश्वास और भरोसा था। आफ आफ आसफ जा और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 का दर्जा, 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सदात खान की जात का दर्जा 6,000 था। अभी सब में दोनों को 7,000, लेकिन इसको 6,000। अब इसे क्या ऐसा क्यों किया गया था? ये मुगल लोग ने इस पर डिसाइड किया था, क्योंकि जो ज्यादा हित में काम करे उसको ज्यादा इस तरह का मुआवजा दिया जाता था। तो ये था पुराने मुगल की प्रांत था, जो सभी पर बैठा। और अगर आप सही से देखिएगा तो यहाँ पे आबादी भी ज्यादा है। ठीक, अब बात करते हैं हैदराबाद की। पोल खोलते हैं। हैदराबाद पोल खोल क्या है? तो निजाम उल मुल्क अफजाम, जो कि 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। किसने किया था? हैदराबाद की स्थापना किया था निजाम उल मुल्क अफजल। मुगल बादशाह फरुख सरिया और दरबार के एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवधि के सूबेदारी सौंपी गई थी। अब यहाँ पे जो शक्तिशाली बनाया गया था ना, तो यहाँ पे सबको मंत्री बना दिया गया था। अब सभी जगह तो वह सेना अपना नहीं चला सकता है, तो वह जो कि बनाया था, सर्वप्रथम सूबेदारी बनाया था। और किसको बनाया था? अफजद शाह को बनाया था। ये सभी को सौंप दिया गया था कि आप यूपी में देखो तो कोई हैदराबाद में तुम्हारा समूह रहेगा, वहां पे कार्य करो। उसके बाद ने ढक्कन का कार्य संभाल दिया, और 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों को सूबेदार होने की वजह से आफज जा के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था, और उसे अधिकार भी था कि वह शासन कैसे चलाना है। उसका राजनीतिक प्रभाव भी उसके अंदर में था। वह किसी को राजा बना सकता है, किसी को कोई पद पर बैठा सकता है, पूरा मतलब उसके अंदर अधीन ही सब कुछ था। दक्कन में होने वाले उपद्रव मुगल दरबार में चल ही रही प्रभुता का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाया और उस क्षेत्र को वास्तविक शासक बन गया। अब वहां जो मुगल थे, अब यहाँ तो अपना अधीन था। अब जब हमारे अधीन जब दे दिया गया कि तुम शासन चलाओ, तो अपने शासन में ले लेता है और अपने हिसाब से चलाना शुरू करता है। अब जो फायदा उठाता है किसका? मुगल दरबार में जो चल रहा था, तो उसको फायदा उठाकर और ये सत्ता को हथिया लेता है और वह वास्तविक शासक बन जाता है। मतलब खुद अपना शासन चलाना शुरू कर देता है। आफ आसफ जात अपने लिए कुल सैनिकों को, प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। कौन सी भारत से? उत्तरी भारत से लाया था, और वो दक्षिणी में नए अवसर पर पाकर प्रसन्न थे, यानी कि खुश थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्होंने जागीरों प्राप्त की। हालांकि उस अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था। वो भी क्या था? मुगलों का ही सेवक कहा जाता था। आप मुगल का सेवक है और मुगल का कहना न मानकर आप अपनी एक राजनीति बना लेते हैं, तो अलग बात है। लेकिन आप सेवक क्या कहलाएंगे? मुगल का ही कहलाते हैं। फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। शासन चलाना आजादी से, किसी का रोक टोक नहीं, हमको जो मन करेगा वो करेंगे, इस तरह की भावना जो होती थी ये करता था। न तो वह दिल्ली में कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली के उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। अब ये क्या करता था? कौन? तो ये आसफ जा, ये किसी से नियंत्रण नहीं लेते थे, किसी से शासन चलाने के लिए किसी से निर्देश नहीं लेते थे। इनको जो मन में आता था वो अपने हिसाब से करते थे। मुगल बादशाह ने केवल निजामत उल मुल्क आफस जा द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों को पुष्टि कर दिया करते थे। अब जो भी निर्णय लिया था उनको पुष्टि कर देते कि हाँ ये शासन ऐसे नहीं ऐसे चलेगा, और हमको ऐसे नहीं ऐसे करना। तो बस अपनी बात को पुष्टि कर देते थे, सही गलत का, लेकिन वो किसी से राय नहीं लेते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम बंगाल की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारियों क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। अब यहाँ जो हैदराबाद का जो राज था पश्चिम की ओर, जो दिशा था पश्चिम दिशा की ओर मराठों का विरुद्ध पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानी जो थे उसके साथ युद्ध करने के सदा संलग्न, मतलब उनके युद्ध करने के लिए हमेशा बेकरार रहते थे, युद्ध करना है। पूर्व
पूर्व दिशा में निजामत उल मुल्क अजब शाह और कोरोमंडल तक स्थित वस्त्रों उत्पादक और धन संपन्न क्षेत्र में अपना नियंत्रण प्राप्त करने का महत्वाकांक्षा रखता था। अब वो चाहता था कि हम पश्चिमी इलाके तक, पूर्वी इलाकों तक हम क्या करें, अपनी जाल फैलाएं, वहाँ पे वस्त्र उत्पादन यानी कि वस्त्र का उत्पादन की जाल फैलाएं, धन संपन्न क्षेत्र यानी कि पैसा जो एकत्रित करने का क्षेत्र बनाए, एरिया बनाना चाहते थे और वो महत्वाकांक्षा रखते थे। पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उन पर ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। लेकिन ब्रिटिश शासक ने क्या करता है, ब्रिटिश जो सरकार होता है वह इस पर अपनी हुकूमत चला देता है और इसको अपनी महत्वाकांक्षा जो होता है उसे करने पर रोक लगा देता है और उसकी शक्ति को वहीं पे दबा देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हैदराबाद की कहानी और पुराने मुगल की समाप्ति। तो प्यारे बच्चों, कैसे वीडियो लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।